सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे रहेंगे एंड यू आर सेफ। एंड सो आज का हमारा टॉपिक है, हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इंडियस 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। दोस्तों, हमने पहले की क्लास में क्या पढ़ा? हमने पहले की क्लास में पढ़ा था, जो हमारी वीडियो अपलोड हुई थी, इंडियस 1 जिसका क्या नाम था? प्रेजेंटेशन of financial statements। राइट दोस्तों, एग्जैक्टली सर। तो आज हमारा इंडिया जो 8 हम पढ़ने जा रहे हैं, दे आर इंटरलिंक विद द इंडियस 1 बिकॉज इंडियस 1 एंड इंडियस 8 आर इंटरलिंक। अगर मैंने आपको इंडियस 8 अभी नहीं समझाया तो आपको बाद में इंडियस 8 अंडरस्टैंड करने में दिक्कत हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियस 8 को। मैंने आपको उस दिन भी ये बताया था कि कोई भी जो स्टैंडर्ड होता है उसमें क्या रहता है? ऑब्जेक्टिव, स्कोप। बिसाइड दिस, अगर मैं किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करूं, इंडियस की बात करूं, तो उसके अंदर 4 चीजें रहती हैं दोस्त। फर्स्ट रहता है रिकग्निशन, ठीक है फ्रेंड्स। सेकेंड पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो होता है मेजरमेंट। थर्ड पॉइंट जो रहता है डी रिकग्निशन एंड फोर्थ पॉइंट होता है प्रेजेंटेशन एंड फिफ्थ पॉइंट जो हमारा आखिरी पॉइंट होता है वो है डिस्क्लोजर्स। हमने इंडियस 1 पढ़ा, तो इंडियस 1 के अंदर हमारे पास क्या था? सिर्फ 2 टाइप के काम थे, वो थे प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर पार्ट। और इंडियस 8 भी कुछ ऐसा ही है, दे आर मोर फोकस ऑन द डिस्क्लोजर पार्ट बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड। अगर आप सोच रहे हैं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं दोस्त, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर भी। एंड अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूं तो ये स्टैंडर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके ऑब्जेक्टिव में चलते हैं। सबसे पहले कि इंडियस 8 का ऑब्जेक्टिव क्या है। इस इंडियस 8 का फ्रेंड साफ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि कंपनी की जो अकाउंटिंग पॉलिसी बनती है, द कंपनी अकाउंटिंग पॉलिसी, वो कैसे बनती है, उसको कैसे बनाना है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंडर्ड इज दिस, कि उसका मेन फोकस कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसीज को सेलेक्ट करना है एंड उनको बनाना है टुगेदर विद द डिस्क्लोजर ऑफ चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसी। There may be a situation in which the accounting policy of the company may be changed। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ कंपनी चेंज हो गई तो मैनेजमेंट क्या करेगा, उसके बारे में भी इंडियस 8 डिस्क्राइब करता है। चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड करेक्शन ऑफ एरर्स, इन सब का अच्छे से डिस्कशन इस वीडियो में रहेगा। डोंट वरी गाइस, वीडियो कंप्लीट देखना। इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे, तो वहां से डाउनलोड कंफर्म करना। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो का फीडबैक भी जरूर देना, ठीक। मैंने उस दिन भी एक बात बताई थी कि हमारा पूरा का पूरा इंडियस 3 बेसिस पे है। फर्स्ट फाइनेंशियल पोजीशन, सेकंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड थर्ड इज कैश फ्लो। हम पूरा इंडियस क्या करते हैं? ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कैश फ्लोज के बेसिस पे तैयार करते हैं। एंड द स्टैंडर्ड deems to be enhance the relevance and the reliability of an entity financial statement। Disclosure requirement for accounting policy except those for changing in accounting policy are set out in Indias 1 presentation of financial statement। हम जब इंडियस 1 पढ़ के आए थे तो इंडियस 1 में क्या बताया था? मिनिमम रिक्वायरमेंट्स और देयर आर 39 स्टैंडर्ड और 1 स्टैंडर्ड जो इंडियस 1 है वो क्या बताता है? मिनिमम रिक्वायरमेंट। अगर इंडियस 1 ने मिनिमम रिक्वायरमेंट बोल दी तो बाकी कितने स्टैंडर्ड बचे? 38 स्टैंडर्ड बचे। तो 38 स्टैंडर्ड की जो भी एडिशनल रिक्वायरमेंट है वो भी कंप्लाई करनी पड़ेंगी। तो दैट्स व्हाई इसने सेकंड पॉइंट पे बोल दिया कि जो भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, कुछ एक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इंडियस 1 के अंदर भी है और कुछ एक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इंडियस 8 के अंदर भी है। तो
तो हमने इसको भी डील करना है, इसका भी जो भी डिस्क्लोजर आएगा हमने उसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लेना है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव की बात करी वैसे ही स्कोप है कि हमको इस स्टैंडर्ड के अंदर ये देखना है कि हाउ वी कैन सेलेक्ट द अवर अकाउंटिंग पॉलिसी, कि हम अपने अकाउंटिंग पॉलिसी को कैसे सेलेक्ट करेंगे। और बाय चांस इन द केस अगर कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर कुछ चेंज आता है, हम आगे पढ़ेंगे चेंज क्यों आएगा, उसको कैसे डील करना है। एंड कोई भी अकाउंटिंग एस्टीमेट एंड करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड आइटम, द इफेक्ट ऑफ करेक्शन ऑफ प्रायर। देखो अब इसका मैं समझाता हूं आपको कि कैसे करना है। सपोज फ्रेंड कि हमारी जो अकाउंटिंग मैं बात करता हूं, देखिए जैसे कि हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी थी, ठीक है, वो बाय चांस चेंज हो गई फ्रेंड्स, बाय चांस चेंज हो गई। चेंज क्यों हुई डिस्कस करेंगे आगे। तो उसका इंपैक्ट जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे पड़ा वो पड़ा फ्रेंड्स ₹4,000 का। दिस इज प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया ड्यू टू चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अब अगर हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया तो इसका जो रिलेटेड टैक्स इंपैक्ट है वो भी हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, ये हमारा स्कोप का सेकंड पॉइंट बोलता है। लेट इट रेट हम लगाते हैं 20%, तो हमारा प्रॉफिट एडजस्ट हो जाएगा विद इफेक्ट और बाकी बच जाएगा ₹3200। तो व्हाट द इंड AS 8 से कि अगर आपका कोई भी इंपैक्ट होता है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उससे आपका कुछ भी डील होता है तो आपको उसका रिलेटेड टैक्स इंपैक्ट भी देना कंपलसरी है। और इसको डील कौन सा स्टैंडर्ड करता है, इंड AS 12 फ्रेंड, इनकम टैक्सेस। ठीक, तो दिस इज द स्कोप सेइंग, तो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स फ्रेंड्स, जो हमने पहले भी डिस्कस की थी कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है फ्रेंड्स। अकाउंटिंग पॉलिसी हम सभी इंटर से पढ़ते आ रहे हैं कि और इवन इन अवर फाउंडेशन आल्सो वी हैव रीड अकाउंटिंग पॉलिसी। व्हाट इज अकाउंटिंग पॉलिसी दोस्तों, कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल, कुछ प्रैक्टिसेस जो एक एंटिटी अप्लाई करती है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, उसी को हम अकाउंटिंग पॉलिसी बोलते हैं। दे आर जस्ट अ सिंपल लाइक लॉ, अवर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एन एंटिटी। It is not as a management estimation. It's a law, it's a principles which are regularly applying by the entity while preparing their financial statements. So this is our accounting policies. अभी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट को अभी हम डील नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ अकाउंटिंग पॉलिसीज की बात करेंगे क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड के अंदर इंड AS 8 के अंदर हमको 3 थिंग्स डिस्कस करनी है। फर्स्ट थिंग हमको डिस्कस करनी है अकाउंटिंग पॉलिसी, सेकेंड थिंग हमको जो डिस्कस करनी है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, एंड फ्रेंड्स थर्ड थिंग जो हमको डिस्कस करनी है वो है प्रायर पीरियड एरर्स। अब थोड़ा स्माइल पास कर दो फ्रेंड्स, हंसो क्योंकि हंसना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो हम वन बाय वन लेके चलेंगे। सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज को। ये ध्यान रखना, दिस इज इंटरलिंक टू इंड AS 1, दिस इज इंटरलिंक टू इंड AS 1 सब कुछ। ठीक, अब हम फर्स्ट ट्रीट करेंगे अकाउंटिंग पॉलिसी। और हमने सिंपल पढ़ लिया कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, आर द रूल्स, आर द कन्वेंशन, आर द प्रैक्टिसेस व्हिच एन एंटिटी फॉलो व्हाइल प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक, चलिए अब नाउ सवाल ये उठता है फ्रेंड्स। अब हाँ, एक वही बात जो मैंने उस दिन भी कही थी, मटेरियल ओमिशन एंड मिसस्टेटमेंट इंड AS 1 के अंदर, दिस इज फॉर नवंबर 2020 एग्जामिनेशन की
some item they are material if they could individually or collectively influence the economic decision of the users, कि कुछ ऐसी मिसस्टेटमेंट, चाहे तो वो छोटी मिसस्टेटमेंट हो या वो कंबाइन छोटी छोटी करके हमारी बहुत सारी मिसस्टेटमेंट हो जाती हैं और एक फिगर निकलती है, और वो फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिससे यूजर्स का जो डिसीजन है वो चेंज हो सकता है। कि मान लो मैं एक इन्वेस्टर हूं फ्रेंड्स, अब मैंने एक कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है और मैं देखता हूं कि देयर आर सम मटेरियल आइटम, उसमें कुछ मटेरियल ओमिशंस हैं, अगर उसके अंदर वो प्रेजेंट होते तो मैं कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करता। अगर मेरे माइंड में ये थॉट आ भी गया ना कि व्हाट आई इन्वेस्ट और नॉट, तो दैट मीन्स मेरा इकोनॉमिक डिसीजन इन्फ्लुएंस हो गया। अब यूजर्स कौन है? यूजर्स डिफाइन है फ्रेमवर्क के अंदर, लाइक स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, एनीथिंग विच हैव अ इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड मेटेरियलिटी डिपेंड है साइज एंड नेचर के अंदर, दे कैन बी एनीथिंग, बट मेन थिंग है कि इन्फ्लुएंस होना चाहिए इकोनॉमिक डिसीजन। अब 24 जुलाई 2020 को एमसीए ने किया क्या फ्रेंड्स? एक नोटिफिकेशन निकाल दी। कोविड के टाइम में एमसीए काम कर रही है, बहुत शानदार बात है, अच्छा फील होता है कि एमसीए काम कैसे कर रही है, लेकिन ठीक है, एमसीए ने एक नोटिफिकेशन निकाल दी कि हम मटेरियल की डेफिनेशन को चेंज कर रहे हैं। उन्होंने लिख दिया इंफॉर्मेशन इज मटेरियल, पहली दो लाइनें तो सेम है, इफ ओमिटिंग एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट मिसस्टेटमेंट, बट ये नया वर्ड ले आए ऑब्सकरिंग। अच्छा वर्ड है दोस्तों, बहुत सुनने में अच्छा लगता है लेकिन हमको नहीं पता ऑब्सकरिंग क्या होता है, लेकिन एमसीए क्या वर्ड लेके आई है? ऑब्सकरिंग। बाकी सेम है, इट कुड रीजनेबली टू एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस डिसीजन ऑफ द यूजर्स फॉर द जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बाकी क्या है कि अब ऑब्सकरिंग क्या है, इसके कुछ एक एग्जांपल्स हैं जो ये इंडियस डिफाइन करता है कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ ऑब्सकरिंग। लेकिन फ्रेंड्स मटेरियलिटी की डेफिनेशन इंडियस 8 में डिफाइन नहीं है, दिस डेफिनेशन इज डिफाइंड इन इंडियस 1। ये डेफिनेशन इंडियस 1 के अंदर डिफाइन की गई है, मैंने इंडियस 1 से ही डेफिनेशन पिक की है, क्योंकि अगर आप इंडियस 8 का बेयर एक्ट भी रीड करते हैं तो वहां भी सेम बात बोलता है कि जो भी वर्ड है मटेरियल वो आपको इंडियस 1 के थ्रू पिक करना है। अब ऑब्सकरिंग क्या है कि इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ मटेरियल आइटम, transaction or other event is disclosed in the financial statement but the language is used is vague or unclear। कुछ एक ऐसी आइटम फ्रेंड्स, कुछ ट्रांजेक्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ही मटेरियल है, हमने डिस्क्लोज तो किया है, ठीक है, हमने डिस्क्लोज कर दिया, लेकिन उसकी लैंग्वेज अनक्लियर है, अनसर्टेन है। हमने किया क्या? कुछ एक नोशनल एक्सपेंसेस थे, हमने किया क्या? कंपनी के अदर एक्सपेंसेस के अंदर इंक्लूड कर दिया, उसको साथ में मर्ज कर दिया। क्या पता वो नोशनल एक्सपेंसेस एक यूजर्स के लिए मटेरियल हो और वो उसके बेसिस पे अपना डिसीजन चेंज कर लें। लैंग्वेज इज नॉट क्लियर। सेम information regarding a material item, transaction or other event is scattered throughout the financial statement। scattered का मतलब क्या है फ्रेंड्स? कि वो मिसिंग है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूड ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे 5 एग्जांपल्स हैं विच आर रेलिवेंट फॉर मई 21 एग्जामिनेशन एंड ऑनवर्ड्स। जिनका एग्जामिनेशन मई 21 या उससे आगे है उनको मटेरियल की ये वाली जो कंप्लीट है वो रीड करनी है, और जो मेरे दोस्तों का एग्जामिनेशन है नवंबर 2020 उनको मटेरियल की ये डेफिनेशन रीड करनी है। ज्यादा डिफरेंस बिल्कुल नहीं है, लेकिन लो है। अब लो तो लो है, बस फर्क एक चीज का है, वो है आपका ऑब्सकरिंग का। चलिए फ्रेंड्स, ठीक, चलिए अब ये भी हम बाद में पढ़ेंगे, प्रायर पीरियड एरर्स। अब हम इस पे थे कि हम अकाउंटिंग, हम मेन किस पे थे? हम मेन थे अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर। अब मेन थे हम अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर। अब सबसे पहला सवाल फ्रेंड्स, सबसे पहला सवाल कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी है, कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी है, हाउ वी कैन सेलेक्ट,
इसको ध्यान से सुनना फ्रेंड, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हम अकाउंटिंग पॉलिसी को कैसे सेलेक्ट करते हैं। अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात कहूं तो सबसे पहले हमको लगाना है इफ एनी रिलेटेड Ind AS is applicable to transaction, other event or condition, then apply the principles of related Ind AS। अब ये स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि अब इसकी एक पूरी की पूरी हायरार्की है कि वो कैसे बनेगा। सबसे पहले अगर कोई भी स्टैंडर्ड, पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, अब Ind AS 1 जो था वो सिर्फ था प्रेजेंटेशन के तौर पे, दे कैन नॉट डिफाइन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो ये स्टैंडर्ड डिफाइन करता है कि सबसे पहले आपको ये देखना है दोस्त कि कोई भी Ind AS क्या एप्लीकेबल है डायरेक्टली किसी ट्रांजैक्शन पे, अदर इवेंट पे या कंडीशन पे। फॉर एग्जांपल की बात करूं मैं, रिवेन्यू है मेरी कुछ, अब हमको पता है कि कोई रिवेन्यू है, उसके लिए Ind AS है हमारे पास 115, तो इसकी जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी है Ind AS 115 की वो डायरेक्टली अप्लाई हो जाएंगी। एंड सच गाइडेंसेस मैंडेटरी, दे आर नॉट रिकमेंडेटरी, सच गाइडेंसेस आर मैंडेटरी। तो ऐसे कर दिया। अब सपोज करो फ्रेंड्स कुछ एक ऐसी ट्रांजैक्शन है, अब देखो फर्स्ट रूल क्या है कि अकाउंटिंग पॉलिसी हम कैसे चूज करेंगे, और हमें ये भी पता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, दे आर लॉ, दे आर प्रिंसिपल, दे आर कन्वेंशंस। डन। अब सेकंड थिंग है कि हमको ये तो पता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, बट अब हम कैसे सेलेक्ट करेंगे कि अकाउंटिंग पॉलिसी चूज कैसे करें, तो उसके लिए उसने पहला बता दिया कि अगर कोई रिलेटेड Ind AS उस पर एप्लीकेबल होता है। अब तीन चीजें इसमें बहुत काम आएंगी, ट्रांजैक्शन, अदर इवेंट और कंडीशन। हर लाइन पे ये बात बोलता है कि वी आर एप्लीकेबल इफ एनी Ind AS इज एप्लीकेबल टू ट्रांजैक्शन, अदर इवेंट और कंडीशन, देन आप उस पर्टिकुलर Ind AS के प्रिंसिपल अप्लाई कर दोगे। और जो पर्टिकुलर Ind AS उसके अंदर जो लिखा होगा कि हमारी पॉलिसी ये है, आपको उसको ट्रांजैक्शन को वैसे डील करना है, तो आपको उस पर ही वो डील करना पड़ेगा। एंड सच गाइडेंस इज मैंडेटरी, दे आर नॉट रिकमेंडेटरी। ये हो गया फ्रेंड्स, गुड। अब सपोज बाय चांस इन द केस कोई ऐसी ट्रांजैक्शन थी जिसपे Ind AS मिला ही नहीं हमको। There are some transaction, other event और condition जिसपे Ind AS जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होना चाहिए, जो डायरेक्टली एप्लीकेबल है, वो हमको नहीं मिला। तो उस केस में हम अकाउंटिंग पॉलिसी कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो Ind AS 8 क्या बोलता है? Ind AS 8 ये बात बोलता है फ्रेंड्स कि आपको अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करनी है ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। क्यों? अब इसमें मैनेजमेंट का नाम क्यों आया? क्योंकि अल्टीमेटली द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज लाई विद द मैनेजमेंट। अगर किसी Ind AS की जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है, अगर कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन, अदर इवेंट और कंडीशन आती हैं, तो आपको उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी मैनेजमेंट के जजमेंट के बेसिस पे चूज करनी होगी। और वो जो अकाउंटिंग पॉलिसी चूज होगी उस केस में क्या रहेगा? वो पॉलिसी आपकी रिलायबल होनी चाहिए, वो पॉलिसी आपकी रेडिबल होनी चाहिए, ठीक। एंड वो पॉलिसी आपकी इकोनॉमिक यूजर्स को सूट भी करनी चाहिए, मतलब उनका हार्म नहीं करना। एंड आपकी
फ्री फ्रॉम बेसिस होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम बेसिस होनी चाहिए, मतलब कि कोई भी इसमें शातिरपन ना हो, किसी इंडिविजुअल का बेनिफिट ना हो, दे आर फ्री फ्रॉम बेसिस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, all the material information is covered, कि सारी की सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन है वो उसके अंदर इंक्लूड रहे फ्रेंड्स। ओके ग्रेट। चलिए अब ये किसके लिए काम हो रहा है, अब ये सारा काम किसके लिए हो रहा है फ्रेंड्स, अब ये सारा काम हो रहा है फाइनेंशियल पोजीशन के लिए, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए एंड कैश फ्लो के लिए। मतलब कि जो भी, मतलब कि फ्रेंड्स जो भी मैनेजमेंट पॉलिसी चूज, जो भी वो पॉलिसी चूज कर रही है उनके अंदर ये सारे के सारे फैक्ट तो इंक्लूड होने ही चाहिए, बट इनका जो मेन कॉम्बिनेशन है, जो इनका जो मेन एप्लीकेबिलिटी है वो ये है कि इसको हमने ट्रू एंड फेयर व्यू के अंदर रखना है, विच इज आल्सो अवर जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हम इंडियस 1 के अंदर भी स्टडी करके आए हैं। अब एक सवाल और दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा आपको डीप लेके जा रहा हूं, ये थिंग्स मेरे नोट्स के अंदर कंप्लीट बिल्कुल नहीं है, आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा डीप लेके जा रहा हूं। और अब मैनेजमेंट, हाउ मैनेजमेंट चूज पॉलिसी, अब ये बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, अब ये बहुत अच्छा सवाल है कि मैनेजमेंट पॉलिसी को कैसे चूज करता है। अगर इंडियस सीधा अप्लाई हो जाता तो कोई बात नहीं थी, जो इंडियस बोलता उसका कहा मान लेते, सत्य वचन, राम जी जो बोलते हैं मान लेते हैं, वैसे ही इंडियस साहब जो बोलते हैं हम मान लेते, लेकिन अब किसी पे इंडियस एप्लीकेबल नहीं हो रहा, हम क्या करें, अब नहीं हो रहा, तो इंडियस 8 बोलते हैं कि कोई बात नहीं फ्रेंड, अगर आपका कोई इंडियस एप्लीकेबल नहीं होता है तो आप मैनेजमेंट के अंदर जो ज्ञान है उसका यूज कीजिए। अब जो मैनेजमेंट का ज्ञान है, जो मैनेजमेंट की एस्टिमेशन है, जो मैनेजमेंट की जजमेंट है, उसके अंदर फ्रेंड्स ये सारी थिंग्स कंप्लीट होनी चाहिए। जो भी मैनेजमेंट पॉलिसी डिसाइड होगी, जो भी करेगी डिसाइड, वो रिलायबल भी होनी चाहिए, वो रेडिबल भी होनी चाहिए, वो इकोनॉमिक यूजर्स को सूट भी करनी चाहिए, एंड दे आर फ्री फ्रॉम बेसिस, एंड सारी की सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन भी कवर्ड होनी चाहिए। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, ट्रू एंड फेयर व्यू, फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कैश फ्लो। लेकिन अब सवाल उठता है कि मैनेजमेंट पॉलिसी चूज कैसे करेगी, तो ये बोलता है, इंडियस 8 बोलता है कि फर्स्ट स्टेप, कि अगर कोई इंडियस रिलेटेड मिल जाए, अगर कोई इंडियस रिलेटेड मिल जाए, मिलता जुलता मिल जाए, दया नहीं तो बबीता ही सही, ठीक है। अब पसंद किसको है, जेठालाल को, दया नहीं तो बबीता ही सही, लेकिन वो रिलेटेड होना चाहिए। Although they are not directly related, but they might be related, आप उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट करके अकाउंटिंग पॉलिसी को चूज कर सकते हो। सेकंड, सर कोई इंडियस नहीं मिला रिलेटेड, सेकंड स्टेप, सी प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ IASB। अगर IASB क्या है दोस्त, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, अगर IASB की कोई प्रोनाउंसमेंट है, इसका मीनिंग कोई भी डिसीजन है IASB का स्पेसिफिकली उस ट्रांजैक्शन के लिए, तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो अगर उसका कोई डिसीजन उसके लिए है। लेकिन फ्रेंड्स
अब आईएसबी का भी उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं है, तो आप थर्ड स्टेप क्या करोगे, अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करने के लिए सी pronouncements of similar accounting standards setters। आप आईएएसबी की अगर नहीं मिलती किसी बाय चांस, तो आप दूसरे जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको चूज कर सकते हो, लाइक यूएस गैप की जो अथॉरिटी है जो बनाती है वो है एफएएसबी, आप उसका चूज कर सकते हो। आप कनाडा की जो अकाउंटिंग सेटर बॉडी है आप उसका डिसीजन चूज कर सकते हो। श्रीलंका की बॉडी आप उसका डिसीजन चूज कर सकते हो। तो आपको स्टैंडर्ड्स की अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसे चूज हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप होपफुली आपको समझ आ गया होगा। चलिए हम उसके रिलेटेड नोट्स पे आते हैं नजर। सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। Selection and application of accounting policy when an Ind AS specifically apply to a transaction, other event or condition, the accounting policy or the policy applied to item shall be determined by applying the Ind AS। दोस्तों वही बात जो मैंने आपको समझाई थी। In the absence of any Ind AS, in the absence of any Ind AS कि उस पे Ind AS नहीं अप्लाई हो रहा, by the chance apply then management, देन वो मैनेजमेंट के एस्टिमेशन एंड जजमेंट यूज करेगी इन डेवलपिंग एंड अप्लाइंग द अकाउंटिंग पॉलिसी दैट रिजल्ट इन इंफॉर्मेशन विच इज रेलिवेंट, रिलायबल, दे आर न्यूट्रल, दे आर प्रूडेंट एंड कंप्लीट इन मटेरियल एक्सपेक्ट रिगार्डिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन। आगे बोलिए फ्रेंड्स, या आगे बोलिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कैश फ्लो। ग्रेट। अब सेकंड पॉइंट क्या आता है कि हाँ, इसके बाद मैंने ये बताया कि हाउ मैनेजमेंट चूज अकाउंटिंग पॉलिसी, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 नोट्स के अंदर कंप्लीट नहीं है, लेकिन आप इसको लिख सकते हो, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 को ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। अब आता है कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। Ind AS 1 क्या बोलता है, अगर मैं आपको Ind AS 1 के ऊपर लेके चलूं, Ind AS 1 की हम अब यात्रा कर रहे हैं दोस्तों, हमारा प्लेन उड़ चुका है रनवे से। देखिए अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, जर्नल फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। ठीक, मतलब कि बेसिक फीचर जो होने चाहिए उसका एक फीचर और है फ्रेंड्स, वो है आपका कंसिस्टेंसी ऑफ प्रेजेंटेशन। कंसिस्टेंसी ऑफ प्रेजेंटेशन मतलब कि एंटिटी को अपनी प्रेजेंटेशन चेंज नहीं करनी, और अगर एंटिटी ने अपनी प्रेजेंटेशन चेंज नहीं की, दैट मीन्स एंटिटी ने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी भी चेंज नहीं करनी। एंटिटी ने अपनी अकाउंटिंग जो पॉलिसी है वो भी चेंज नहीं करनी। तो वही बोलता है कि एंटिटी को अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं चेंज करनी, दे आर अप्लाइंग कंसिस्टेंटली ईयर टू ईयर बेसिस। अब क्यों नहीं चेंज करनी, क्योंकि अगर हम अकाउंटिंग पॉलिसी को, उसकी कंसिस्टेंसी को चेंज करते रहे साल भर, हर साल, तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिलायबिलिटी क्या खत्म हो जाएगी, लोगों का विश्वास टूट जाएगा। इन्वेस्टर है वो हमारी कंपनी पे पैसा नहीं लगाएगा, बिकॉज हमारी कंपनी के अंदर रिलायबिलिटी नहीं है। लेकिन कुछ केसेस में अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो सकती है, अब वो केस क्या है, अब वो केस ये है कि अब कोई नया Ind AS आ गया, जैसे कि Ind AS 116 आ गया, हमने Ind AS 116, अब ये तो नहीं कि मैंने बोला कि मैंने खुद से एक Ind AS बनाया है। Ind AS किसने बनाया है, MCA ने बनाया है। अब Ind AS 116 आ गया तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी ड्यू टू अडॉप्शन ऑफ न्यू Ind AS, सो इट इज परमिटेड। ये सब थिंग्स परमिटेड हैं, या हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी हमको ज्यादा एप्रोप्रिएट व्यू दिखा रही है। हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी हम अगर चेंज कर रहे हैं, उसका हमको एप्रोप्रिएट व्यू है, उससे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो रिलायबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है, हमारी फेयरनेस है वो इंक्रीज हो रही है। किसके
अब उसका रिलेशन क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन एंड कैश फ्लो। तो वही बोलता है कि एन एंटिटी शैल सेलेक्ट एंड अप्लाई इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली फॉर सिमिलर ट्रांजेक्शन। इसने वर्ड यूज किया है सिमिलर, मींस अगर कोई डिफरेंट ट्रांजेक्शन है जो पहले अकर नहीं हुई तो ऑब्वियस ही बात है उसके लिए फिर नई अकाउंटिंग पॉलिसी चूज की जाएगी। एंड अदर इवेंट एंड कंडीशंस, अनलेस मतलब कि अनलेस का मतलब है कि इस केस में चेंज हो सकती है। एंड इंडेस स्पेसिफिकली रिक्वायर और परमिट कैटेगराइजेशन ऑफ आइटम फॉर विच डिफरेंट पॉलिसी में बी एप्रोप्रिएट। ठीक फ्रेंड्स, चलिए अब ये बात है चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ये मैं आपको बता चुका हूं कि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कब कब होती है, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कब कब होती है ये आपको मैं बता चुका हूं फ्रेंड्स। अकाउंटिंग पॉलिसी का फर्स्ट है कि परमिटेड बाय इंडेस, या तो किसी इंडेस ने ही बोल दिया मतलब कि आप चेंज कर सकते हो, मतलब मैंडेटरी चेंज। फॉर एग्जाम्पल इंडेस 115 आया था आपको फ्रेंड्स पता ही होगा, 116 भी आया था, तो उस केस में अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करना मैंडेटरी है क्योंकि वो इंडेस ने बोला है। और सेकंड जो केस है मेरा, हमारा जो सेकंड केस है जिस चीज में अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो सकती है वो है विच शो मोर एप्रोप्रिएट रिलायबिलिटी, या आप उस केसेस में अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हो। मतलब ये सिर्फ दो ही केसेस हैं जिसके अंदर आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो सकती है। अगर आपने बोल दिया कि मैं तो वैसे ही कर रहा हूं मजे लेने के लिए चेंज, कि सर मुझे नहीं मजा आ रहा है इसको ऐसे प्रेजेंट करने में, मैं क्या करता हूं कुछ हटके करता हूं, कुछ जोर का झटका देता हूं कि वैसे ही आ रहा, अरे मैं बोर हो गया चेंज करता करता, नहीं अब मुझे कुछ फन चाहिए। तो दोस्तों अगर फन करना है तो इंडिया से फन मत करना, अपना पार्क में जाना घूमना मस्त एंजॉय करना, लेकिन इन दो केसेस के अलावा अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं हो सकती फ्रेंड्स आपकी। तो दिस इज ऑल द सेम थिंग रिटर्न। सो जैसे कि चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड एंटिटी चेंज कर सकती है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज नहीं कर सकते, चेंज कर सकते हैं लेकिन दो ही ऑप्शन में, या तो इंडेस की रिक्वायर्ड है या हम उस और लिखा है ना दिस नोट एंड, और मतलब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, रिजल्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइडिंग मोर रिलायबल एंड मोर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन अदर इवेंट और कंडीशन। फिर से वही बात आ गई दोस्तों, ऑन द एंटिटी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन एंड कैश फ्लो। ये तो आपका पीछा ना छोड़ेगी साहब, ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। ठीक, अब दो केसेस में अब क्या है कि देखो देयर आर टू केसेस। अब स्टैंडर्ड बहुत आसान है, हम इसको डीप में स्टडी कर रहे हैं, आपको इंटरेस्ट भी आ रहा होगा। अब हमने अभी तक क्या पढ़ा कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है फ्रेंड्स, ठीक है, कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है, अकाउंटिंग पॉलिसी बनती कैसे है, हाउ दे प्रिपेयर्ड। एक तो डायरेक्ट इंडिया सप्लाई हो गया, एक मैनेजमेंट ने कर लिया। फिर हमने अभी तक ये पढ़ा कि उसके बाद कि अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई हो चुकी है, ग्रेट, और वो कंसिस्टेंटली अप्लाई होनी चाहिए, दे आर नॉट चेंजेबल। फिर हमने ये पढ़ा कि किस किस केस में अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो सकती है, उसके अंदर भी दो कंडीशन थी, इफ रिक्वायर्ड बाय इंडेस, और अगर उसका जो प्रेजेंटेशन है वो इंप्रूव करती है। ठीक है, अभी तक हमने ये पढ़ा। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि कुछ ऐसी थिंग्स दे आर नॉट चेंज इन
अकाउंटिंग पॉलिसी मीन्स वो अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज ही नहीं है फ्रेंड्स, वो अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज ही नहीं है। तो फर्स्ट केस डिफर फ्रॉम द सब्सटेंस, डिफर फ्रॉम द सब्सटेंस। क्या डिफर हम पढ़ते आए हैं ट्रांजैक्शन। फ्रेंड्स बोलिए मेरे साथ, ट्रांजैक्शन। आवाज नहीं आई फ्रेंड्स, नहीं फिर मैं आपके, अगर नहीं बोलोगे फ्रेंड्स तो मैं कंप्यूटर स्क्रीन से आपके पास आ जाऊंगा। ट्रांजैक्शन, अदर इवेंट एंड कंडीशन। अगर ये डिफर कर रही हैं मतलब इनका यूज कुछ और था पहले, इनका यूज कुछ और था और हमने इसी थिंग्स को चेंज करके किसी डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, डेट मीन्स उनका जो सब्सटेंस है वो चेंज हो चुका है फ्रेंड्स, उनका जो सब्सटेंस है वो चेंज हो चुका है। तो ऑब्वियस ही बात है उसके लिए हमको न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई करनी पड़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक बिल्डिंग है फ्रेंड्स, मेरे पास एक बिल्डिंग है, मैं बिल्डिंग को एज अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यूज कर रहा हूं। अब ये पीपी क्या होता है फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, समझ आ जाएगा, आने वाली जो मेरी क्लासेस रहेंगी समझ आ जाएगा। अब मेरे पास एक बिल्डिंग थी, वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर यूज हो रही है। मैंने किया क्या, उस बिल्डिंग का नेचर चेंज करके मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मैंने उसकी तैयार कर ली, मैंने उसकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तैयार कर ली। अब सर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, चिंता मत करो दोस्त, आने वाले स्टैंडर्ड्स के अंदर कंप्लाई हो जाएगा। वैसे इसका स्टैंडर्ड इंड AS 40 है एंड इसका इंड AS 16 है, तो मैंने उसका यूज चेंज करके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेके आ गया। तो इट इज ऑब्वियस कि जो इसकी अकाउंटिंग पॉलिसी है और जो इसकी अकाउंटिंग पॉलिसी है दे मे नॉट बी सेम, बिकॉज हमको उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करना पड़ सकता है। तो ये चेंज, इट इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बिकॉज दे आर डिफर फ्रॉम द सब्सटेंस। होपफुली फ्रेंड्स ये क्लियर हो चुका होगा। अब एक केस हो रहा है, एक केस मैं आपको यहीं से समझा देता हूं, एंड दैट डिड नॉट अकर प्रीवियस और वर इमैटेरियल, मींस कभी पहले ना हुई हो और उसका जो इंपैक्ट हो वो इमैटेरियल हो। ठीक है फ्रेंड्स, नो चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, आप ये पढ़ सकते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ एन अकाउंटिंग पॉलिसी for transaction, other event or condition that differ in substance from those previously occurring। ठीक है, this is not an accounting policy। अब ये क्वेश्चन है आपके पास फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन है आपके पास, अब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। मैंने अभी आपके सामने एग्जांपल लिया था, आपको इस क्वेश्चन का टाइम दे रहा हूं मैं 20 सेकेंड्स, तो उसको आप अच्छे से पढ़िए। क्या बोलता है फ्रेंड कि एंटिटी है एक एंटिटी है ABC, ठीक, कोई भी हो, चलो उसने एक बिल्डिंग एक्वायर की फॉर द एडमिन पर्पस, ठीक है, एंड प्रेजेंटेड द सेम एज अ PPE। ओके, PPE बना ली उसने फाइनेंशियल ईयर 17-18 के अंदर। अगले साल नेक्स्ट ईयर दोस्तों उसने अपनी बिल्डिंग को चेंज कर लिया, उसने अपनी बिल्डिंग को चेंज कर लिया, लीज पे दे दी। अभी इसके लिए क्या है फ्रेंड, उसने अपनी बिल्डिंग को लीज पे दे दिया, मतलब उसने अपनी बिल्डिंग का नेचर चेंज कर दिया। अब वो बिल्डिंग क्या बन गई, उसकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गई। डोंट वरी फ्रेंड्स, नहीं समझ आ रहा होगा तो जब क्लास आएगी IP की समझ आ जाएगा। उसने अपना नेचर चेंज कर लिया, एंटिटी ABC reclassified its PP from investment property। ऑब्वियस ही बात है। Should entity ABC account for changes in an accounting policy? क्या उसको अकाउंटिंग पॉलिसी चेंजेस के जो भी हमारे प्रोविजन आएंगे आगे भी, अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हैं तो क्या लगता है, क्या उसको वो कंप्लाई करना होगा? नहीं फ्रेंड्स, बिकॉज दिस इज
differ in the substance and that transaction is not previously included, so that's why it is not a change in accounting policy. होपफुली आपको समझ आ गया होगा फ्रेंड्स, होपफुली आपको समझ आ गया होगा फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, अब एक अच्छी सी स्माइल कीजिए अपने पास। नो यू फील वेरी हैप्पी। चलिए चलिए अब करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट काम। दोस्तों अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो गई दोस्तों, बधाइयां, चेंज हो गई। खुशखबरी है, खुशखबरी, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो गई। चेंज कैसे हो गई? दो ही मेथड है फ्रेंड्स, कि रिक्वायर्ड बाय इंड एस या बेटर रिलायबिलिटी। ठीक, इसमें क्या है, और डाल दिया। अब चेंजेस हो गई तो चेंज क्या करेंगे? अब फ्रेंड्स क्या होता है नॉर्मली कि जब भी कोई इंडियस नया आता है और इंडियस बोलता है कि आपको ये अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करनी कंपलसरी है, तो उसके साथ उसके ट्रांजिशन प्रोविजन भी आते हैं। ट्रांजिशन प्रोविजन, स्पेलिंग गलत तो कोई बात नहीं, ट्रांजिशन प्रोविजंस। ट्रांजिशन प्रोविजंस का मतलब क्या है कि मान लो पहले आप इंडियस 17 अप्लाई कर रहे थे, अब इंडियस 116 आ गया, तो जो भी थिंग्स हमारी, हम जब भी अपनी थिंग्स 17 से 116 में शिफ्ट करते हैं, तो 116 अपने साथ कुछ प्रोविजंस लेके आता है कि अगर आपको मेरी खोली में आना है, अगर आपको मेरी खोली में आना है तो आपको ये प्रोविजन अप्लाई करने होंगे। तो उस प्रोविजन को बोलते हैं हम ट्रांजिशनल प्रोविजन, कि एक होम से दूसरे होम में आना और उस नए होम की कुछ कंडीशन है, कुछ ट्रांजिशंस हैं, तो अगर उस स्टैंडर्ड के ट्रांजिशन प्रोविजंस हैं तो वो अप्लाई हो जाएंगे, तो वो अप्लाई हो जाएंगे। लेकिन अगर उस स्टैंडर्ड के कोई भी ट्रांजिशन प्रोविजन नहीं है, दैट स्टैंडर्ड हैज नो ट्रांजिशनल प्रोविजन, देन क्या करना होगा फ्रेंड? तब हमको रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, अरे सर ये क्या होता है, अभी तो हमको नहीं पता सर, हमको कंफ्यूजन हो रही है कि रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन क्या होती है। ध्यान रहो दोस्तों, चिंता मत करो, स्लोली आगे बढ़ेंगे, समझ आ जाएगा ये भी कि रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन क्या होती है। चलो ठीक है सर, इतना आपने बता दिया, हमको अच्छे से समझ आ गया। ठीक है फ्रेंड, चलो बेटर रिलायबिलिटी मतलब कि इसका मीन्स क्या लगता है? वॉलंटरी चेंज, कि उसने खुद से चेंज कर लिया और उससे क्या हुआ? बेटर रिलायबिलिटी मिल गया। उस केस के अंदर भी फ्रेंड्स आपको मैंडेटरी रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करना पड़ेगा। अब सर इसके कुछ एग्जांपल दो हमको, अरे फ्रेंड्स अभी लेते हैं एग्जांपल, आपने बोला हम अभी एग्जांपल दे देते हैं। इसका एग्जांपल है इंडियस 27 है दोस्तों आपके पास एक, ठीक है, वो है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फ्रेंड्स। अब जो इंडियस 27 है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो दो ऑप्शन देता है कि या तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को वैल्यू कर सकते हो एट कॉस्ट पे और कर सकते हो फेयर वैल्यू पे। ऑप्शन है इंडियस 109 के अकॉर्डिंग। ठीक, तो ऑब्वियस ही बात है फर्स्ट टाइम तो अगला कॉस्ट पे उसने कर लिया, लेकिन फॉर द बेटर प्रेजेंटेशन उसके माइंड में आई कि मैं कॉस्ट से फेयर वैल्यू में शिफ्ट कर रहा हूं, तो दैट मीन्स उसने वॉलंटरली चेंज किया है और वो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाइड हो जाएगा। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाइड हो जाएगा। चलिए अब रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई हो गया। अब रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन क्या होती है? इंडिया साफ सी बात बोलता है कि रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इज दैट एप्लीकेशन, मान के चलना कि अकाउंटिंग पॉलिसी is used same
ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, कि अकाउंटिंग पॉलिसी हमारी सेम टू सेम चल रही है जब से ट्रांजैक्शन की है। मान के चलो फ्रेंड्स कि अप्रैल 2016 को मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है फ्रेंड्स, कर दिया 1 लाख रुपए का। अब अप्रैल 2019, 3 साल के बाद, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट फ्रेंड्स कॉस्ट पे किया मेजर, तो अप्रैल 19 में 1 लाख पे आएगी, नो डाउट। अगर मैंने इन्वेस्टमेंट अपनी कॉस्ट पे मेजर की है तो अप्रैल 19 के अंदर इन्वेस्टमेंट तो 1 लाख रुपए की आएगी। बट मैंने अपना ऑप्शन चेंज कर लिया, और मैंने कहा मैं तो इसको अब फेयर वैल्यू पे मेजर करूंगा, और आज की डेट की फेयर वैल्यू कितनी है? 3 लाख रुपीस। कितनी? 3 लाख रुपीस। अगर ये हो गया फ्रेंड्स, तो बवाल मच जाएगा, मतलब कि वी हैव टू मेक अ रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का मतलब क्या है? उस दिन की अप्रैल 16 की फेयर वैल्यू क्या थी वो पता करो, फिर चेंजेस करो और 1 अप्रैल 19 को लेकर आओ। तो दैट इज द मीन ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, मतलब कि जहां से आपने फर्स्ट ट्रांजैक्शन की थी वहां से फिर आपको चेंज करना होगा। लेकिन इसके भी फ्रेंड्स एक एक्सेप्शन है। अब इसकी भी एक एक्सेप्शन है फ्रेंड्स, कि वो बोलता ठीक है लेकिन कुछ केस में इट इज इम्प्रैक्टिकल। वो बोलता है कि इट इज इम्प्रैक्टिकल, कि कुछ केसेस के अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते, वी कैन नॉट अप्लाई द रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है उसका। अब ये इम्प्रैक्टिकल कैसे होएगी? व्हेन एंटिटी डू एवरी एफर्ट, कि एंटिटी ने अपने सारे के सारे एफर्ट्स आजमा के देख लिए, लेकिन उसको वहां का डेटा नहीं मिल रहा, कुछ ऐसी कंडीशन है कि उसके लिए वहां तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। तो उस केस के अंदर एंटिटी वो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन यूज नहीं करेगी। उस केस के अंदर एंटिटी वहीं से रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन यूज होगी जहां से उसके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। मतलब सपोज करो कोई ट्रांजैक्शन अप्रैल 17 पे हुई हिट और आज अप्रैल 20 है, कोई भी थी ट्रांजैक्शन। अब हमने यहाँ पे अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स, एग्रीड। और अप्रैल 17 को उसकी इनिशियल थी मेजरमेंट, लेकिन कुछ कंडीशन की वजह से, कुछ इम्प्रैक्टिकल की वजह से हमको अप्रैल 17 का इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकी। हमने अपने पूरे एफर्ट्स इनकर कर दिए लेकिन हमको उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकी। तो उस केस के अंदर हम यहां से अप्लाई नहीं करेंगे। उसके अंदर सपोज करो हमको मिलती है अप्रैल 18 के अंदर इंफॉर्मेशन, तो देन हम उस केस में अप्रैल 18 से अप्लाई होगा और जो भी चेंज आएगा उसको हम रिकॉर्ड हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो दिस इज द ऑल द ट्रीटमेंट ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन अनलेस इट इज इम्प्रैक्टिकेबल। अब एक सवाल है इम्प्रैक्टिकल से लेके, सर मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो गई, मैंने शौक में आके अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर दी और वो शौक हमारा सही है, उससे हमारी जो कंपनी की प्रेजेंटेशन है दे आर इंप्रूविंग, और अब उस केस में रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन हो गई, कोई बात नहीं सर, हो गई तो हो गई। एंटिटी ने पूरी कोशिश करी और एंटिटी बोलती कि सर ये ट्रांजैक्शन तो मैंने 5 साल पहले की थी, 5 साल बिफोर, ये ट्रांजैक्शन मैंने 5 साल पहले की थी और उसका इंपैक्ट वो कैलकुलेट कर रहा है, लेकिन उसके इंपैक्ट को कैलकुलेट के लिए हमको कॉस्ट आ रही है 20 लाख रुपए की।
वी हैव टू इनकर कॉस्ट, सर हमको 5 साल की कैलकुलेशन के लिए 20 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तो सर डेट्स वाई हम इसको इम्प्रैक्टिकल मान रहे हैं। क्या मान सकते हो फ्रेंड्स? सोचिए, 5 सेकंड दिए आपको, क्या इस केस में आप इम्प्रैक्टिकल मान सकते हो, क्या नहीं मान सकते? बिकॉज आपकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है, तो क्या उस केस में इम्प्रैक्टिकल हो गया? नहीं फ्रेंड्स, दे आर नॉट इम्प्रैक्टिकल। कॉस्ट चाहे 20 लाख आए चाहे 20 करोड़ आए, इंडियंस को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन को ले सकते हो। इम्प्रैक्टिकल सिर्फ उसी केस के अंदर है जहां पे आपने सारे एफर्ट कर दिए लेकिन नहीं मिल पा रहा, उस केस में ही उस केस के अंदर ही आपका क्या रहेगा फ्रेंड्स? इम्प्रैक्टिकल रहेगा, बाकी किसी केस में इम्प्रैक्टिकल नहीं रहेगा। Hopefully you guys understand the meaning of retrospective application। ध्यान रखना, retrospective application लगानी है in the case of changes in the accounting policy। तो यही है अप्लाइंग चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अगर इंडियस के कुछ इनिशियल एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल इंडियस 116 आया, 115 आया, उसके जो ट्रांजिशन प्रोविजन थे वही लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ वही इंडियस के इनिशियल एप्लीकेशन पे उसने ट्रांजिशन प्रोविजन को इंक्लूड नहीं किया, उसके अंदर बिल्कुल नहीं है, देन उस चेंजेस को आप, और या आपने कुछ वॉलंटरली चेंज किया है, तो उसको आप रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज कर जाओगे। और हमने पढ़ा कि रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन क्या है? अप्लाइंग अ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी टू ट्रांजैक्शन, अदर इवेंट एंड कंडीशन एज इफ दैट पॉलिसी हैज ऑलवेज बीन अप्लाइड। वो पॉलिसी हमेशा से अप्लाइड है, हमको ऐसा मानना है, अनलेस इट इज इम्प्रैक्टिकल, जब तक वो इम्प्रैक्टिकल नहीं है। कहता है कि अप्लाइंग रिक्वायरमेंट इज इम्प्रैक्टिकल व्हेन द एंटिटी कैन नॉट अप्लाई इट आफ्टर मेकिंग एवरी रीजनेबल एफर्ट टू डू सो। अब दोस्तों आपसे एक सवाल है कि सर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंजेस का इंपैक्ट कहां पे आएगा? इंपैक्ट वो हमेशा इंपैक्ट कहां पे आएगा आपका? कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी के अंदर। चलिए इसको भी थोड़ा सा समझा देते हैं फ्रेंड्स। कंपोनेंट ऑफ इक्विटी के अंदर, सपोज दिस इज ईयर 1819 फ्रेंड्स, और ये ईयर है 1718, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, यहां पे मैं मान के चल रहा हूं कि मैंने, और एक ईयर है 1617, यहां पे मेरी कुछ गुड्स आ रहे थे 20,000 रुपए के, 18,000 रुपए के और 15,000 रुपए के। दिस इज बैलेंस शीट। अभी है P&L। मुझे 18-19 को लगता है पता कि मेरे जो गुड्स हैं उसमें 2000 तो रिकॉर्ड ही नहीं हुए। मेरे तो गुड्स हैं, या इसको आप छोड़िए, गुड्स हैं, आपने कुछ अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर दी, मतलब ये आपकी इन्वेंट्री है, आपने इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मेथड चेंज कर दिया, आपने फीफो निकाल के आप वैक लेके आ गए, वेटेड एवरेज। तो उससे हुआ क्या, आपकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, कितनी? 2000। तो इसका इंपैक्ट कहां लेके जाओगे? अगर वैल्यू इंक्रीज होती है, सबसे पहले तो ये P&L में ऐड हो जाएगा 2000 जो भी हमारा है। उसके पास अगर मैं अगर मैं अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी की बात करूं, तो उसमें कॉलम होता है रिटेन्ड अर्निंग का फ्रेंड्स, रिटेन्ड अर्निंग का। ये बैलेंस पर जितना प्रॉफिट है आपका यहां आके एडजस्ट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं कि कंपोनेंट ऑफ इक्विटी। कौन सी इक्विटी? प्रायर पीरियड इक्विटी ऑफ ईच कंपोनेंट।
ठीक है फ्रेंड्स, अब ऐसा क्यों बोलता है, अब ऐसा इसका डिस्क्लोजर भी लिखा है इसके अंदर। अब हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी कंप्लीट हो चुकी है, हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी कंप्लीट हो चुकी है। सर अगर हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो जाए तो क्या रहेगा, चेंज हो जाए तो क्या रहेगा, अब आपको एक दिखाता हूं डेमो फ्रेंड्स। दिस इज अ रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेशन, दिस इज रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। हमने रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन किया है, हमने रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन किया है इस पे, ठीक है। अब रीस्टेट कौन सी कर दी हमने, दिस इज रीस्टेटेड, ये भी रीस्टेटेड, मतलब इसमें चेंजेस हैं फ्रेंड्स, मतलब इसके अंदर चेंजेस हैं, क्योंकि वो क्या बोलता है, बिगिनिंग ऑफ द कंपैरेटिव ईयर में चेंज आएगा, बिगिनिंग ऑफ द कंपैरेटिव ईयर में चेंजेस आएगा। अगर आपकी 31 मार्च 19 है और कंपैरेटिव तो ऑब्वियस सी बात है आपकी 31 मार्च 18 की बन रही हो गई, तो आपको एडिशनली एक थर्ड बैलेंस शीट प्रेजेंट होगी। अगर देयर इज अ चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन अप्लाई हो रहा है तो एक थर्ड बैलेंस शीट भी तैयार हो गई। डेट कौन सी आएगी, बिगिनिंग ऑफ द कंपैरेटिव पीरियड, बिगिनिंग ऑफ द कंपैरेटिव पीरियड मींस 31 मार्च 18 क्या है, इसका कंपैरेटिव है, इसकी बिगिनिंग कहां से होती है, 1 अप्रैल 17 से, तो ये बैलेंस शीट भी आएगी। अब ये सर कहां लिखा हुआ है कि थर्ड बैलेंस शीट आएगी, मैं बताता हूं सर ये कहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इंडियस 1 के अंदर, ये लिखा हुआ है इंडियस 1 के अंदर कि कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें, एक दो बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ पीरियड, P&L, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, नोट्स कंप्रोमाइजिंग कंपैरेटिव एंड अ बैलेंस शीट मींस एक और बैलेंस शीट एट द बिगिनिंग ऑफ द preceding period when an entity applies an accounting policy retrospectively means beginning of the previous period, beginning of the previous period। हाँ अगर ये यहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है आपका, अगर ये यहाँ पे इम्पैक्ट आपका हो रहा है, सपोज किसी केस के अंदर आपका यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं होता, आपका सिर्फ यही फॉल्ट होता, तो क्या आप उस केस के अंदर थर्ड बैलेंस शीट वो करते प्रेजेंट, नहीं सर, हम तभी प्रेजेंट करेंगे जब हमारा यहां से कुछ इंपैक्ट होगा। सो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब उसका डिस्क्लोजर ये देखो, दिस इज द प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कभी भी थर्ड स्टेटमेंट नहीं बनता, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमेशा दो ही बनेंगे, चाहे चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो ना हो। क्यों, क्योंकि कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर उसने सिर्फ बैलेंस शीट का नाम लिखा है, अ बिगिनिंग ऑफ द बैलेंस शीट, दे आर नॉट रिटन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दैट्स व्हाई कभी भी 3 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलेंगे किसी भी हालत में भी, ठीक है। और उसका इंपैक्ट जो आप डिस्क्लोज करना चाहोगे तो कंपनीज अपना इंपैक्ट ऐसे डिस्क्लोज होती है नोट्स के अंदर कि मेरे पहले बैलेंस शीट में डेफर्ड टैक्स असेट इतने के थे 2736 के अंदर एज 31 मार्च, और उसमें 38 का इंक्रीज हो गया और रीस्टेट हो गया, हमारे 2774 आ गए। 31 मार्च तारा इतनी थी और जो इंक्रीज डिक्रीज हुई वो आपको इक्विटी के अंदर लेके जानी है, चेंजेस इन द कंपोनेंट ऑफ इक्विटी के अंदर देख लिए 45 इंक्रीज हो गई, पूरी की पूरी हो रही है, उसका इंपैक्ट यहाँ पे आएगा हमेशा चेंजेस ऑफ इक्विटी के अंदर फ्रेंड्स, चेंजेस ऑफ इक्विटी के अंदर फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा, आपका कंप्लीट अकाउंटिंग पॉलिसी हो गया कंप्लीट। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा कि आपने कंप्लीट हमारा इंडियस 8 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया। चलिए फटाफट रिवाइज करते हैं इंडियस 8 का फर्स्ट पार्ट। अकाउंटिंग, हमारी जो अकाउंटिंग है पॉलिसी वो क्या है, रूल्स हैं। तो रिवाइज करें, हमारी जो अकाउंटिंग पॉलिसी है वो क्या है, रूल्स हैं, बेस है। और अकाउंटिंग पॉलिसी हमको क्या करनी है, प्रिपेयर करनी है, हमको सेलेक्ट करनी है। कैसे सेलेक्ट होएगा, या तो इंडियस अप्लाई होगा डायरेक्टली, ओके, नहीं हुआ तो मैनेजमेंट एस्टिमेशन, वो हमने आपको 3 स्टेप बताए थे भी किस किस केस में एस्टिमेशन हो गया। अकाउंटिंग पॉलिसी को हमको अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई होगी हमेशा, देयर वी कैंट बी चेंजेस, लेकिन 2
सिचुएशन के अंदर हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो सकती है। फर्स्ट, या तो किसी इंडियस ने बोल दिया हो या हमने वॉलंटरली चेंज हो गया हो हमारी पॉलिसी का। और अगर हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो गई तो हमको रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन यूज करनी है, या अगर किसी इंडियस के ट्रांजिशनल प्रोविजन है हमको वो अप्लाई हो जाएगा हमारा ट्रांजिशनल प्रोविजंस। लेकिन कुछ केस में हम अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज नहीं करेंगे, क्यों? अगर वो इम्प्रैक्टिकल है फ्रेंड्स। अगर हमने पैसा, अगर कॉस्ट ज्यादा लग रही है कॉस्ट, तो क्या वो इम्प्रैक्टिकल है? नहीं दोस्तों, दे आर प्रैक्टिकली। एंड दो केस में हमारी दिस इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। फर्स्ट केस क्या था? डिफर फ्रॉम सब्सटेंस। सेकंड केस क्या था? दे आर नॉट रिपीटेड, वो सेम ना हो एंड दे आर इमैटेरियल हो। ये हमारा पूरा सार था। और जो इंपैक्ट आएगा रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन से वो कहां पे जाएगा? अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी के अंदर अगर कोई भी चेंज होता है। और हमको थर्ड बैलेंस शीट तैयार करनी होगी कहां तक की? बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस पीरियड, अगर वहां तक का इंपैक्ट हुआ तो दिस इज टोटली द केस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड्स चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। बोलिए जय जगन्नाथ भगवान जी की जय जगन्नाथ। चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करना फ्रेंड्स। क्वेश्चंस हमेशा नहीं होते किंग। मानना कि प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सोल्व करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे बड़ा किंग तो कॉन्सेप्ट ही होते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन सोल्विंग इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट बिफोर कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम चेंज करते हैं। हमारा टॉपिक है चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। कि पहली बात है फ्रेंड्स कि अकाउंटिंग एस्टीमेट क्या होते हैं। अकाउंटिंग एस्टीमेट कोई रूल्स नहीं होते दोस्त, कोई कन्वेंशन नहीं होते। अकाउंटिंग एस्टीमेट आर एडजस्टमेंट टू द कैरिंग अमाउंट। अकाउंटिंग एस्टीमेट आर द एडजस्टमेंट टू द कैरिंग अमाउंट। दे आर चेंजेस ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशन। They are changes on the basis of the future event. They are changes on the basis of the management estimation. They are changes on the basis of the any condition happened. And वो changes कहाँ पे होंगे? Carrying amount के अंदर। वो changes कहाँ रहेंगे? Carrying amount के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी चेंज रहेगा वो कैरिंग अमाउंट के अंदर ही रहेगा। और एक बात दोस्तों मैं बताना भूल गया कि एज पर पैरा 18 ऑफ इंडियस 1 कंपनी कभी भी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को द कंपनी कैन नॉट चेंज देयर अकाउंटिंग पॉलिसी बाय वे ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ नोट्स और अदर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अगर कंपनी ने इन एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी यूज की है तो ऐसे चेंज नहीं होगी। उसको रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। चलिए सॉरी फ्रेंड्स, अब हम अकाउंटिंग एस्टीमेट पे आ रहे थे एंड हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग एस्टीमेट क्या है फ्रेंड्स कि इट इज एन एडजस्टमेंट ऑफ द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन असेट और लायबिलिटी। क्यों? कुछ कुछ चेंजेस होते रहते हैं, कुछ कुछ बेनिफिट हैं जो भी चेंजेस हैं। चेंजेस इन द अकाउंटिंग एस्टीमेट रिजल्ट फ्रॉम न्यू इंफॉर्मेशन और न्यू डेवलपमेंट एंड अकॉर्डिंगली आर नॉट करेक्शन ऑफ एरर्स। दे आर चेंजेस ऑन द न्यू डेवलपमेंट। अगर मैं इसके एग्जांपल लूं फ्रेंड्स, वो आते हैं आपके प्रोविजंस। दे आर, हम चेंजेबल होते रहते हैं। बैड डेट्स फ्रेंड्स, दे आर चेंजेबल। इन्वेंट्री, जो भी आपका एक्सपेंसेस है, जो भी आपकी ऑब्सोलेंस है, वो भी चेंजेबल होते रहते हैं। तो दिस इज एन अकाउंटिंग एस्टीमेट। दे आर नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल। दे आर चेंजेस ऑन द बेसिस ऑफ द एस्टिमेशन, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द सम ऑब्लिगेशन, जो चेंज होते रहते हैं। तो अकाउंटिंग एस्टीमेट का ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का सिंपल बहुत लिखा है कि एग्जांपल हो सकते हैं बैड डेट, इन्वेंट्री, ऑब्सोलेंस, फेयर वैल्यू, फाइनेंशियल एसेट, लायबिलिटी, यूजफुल लाइफ, एक्सपेक्टेड पैटर्न, वारंटी, ऑब्लिगेशन। एंड इनका ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल होता है हमारा। इसका ट्रीटमेंट एक ही है, वो हमारा रहेगा प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन मीन्स, प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का मीन्स जहां चेंज हुआ वहीं चेंज कर दो, जहां चेंज हुआ वहीं चेंज कर दो। फॉर एग्जांपल, मेरी बैलेंस शीट के अंदर अमाउंट आ रही थी 20,000 की, बैड डेट एस्टिमेट किए 2,000 के, तो कुछ नहीं करना, 2,000
कमा के 18,000। चलो मतलब जैसे रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन क्या आता है कि जब से ट्रांजैक्शन हुई वहां से देखो, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। जब आपको लगा कि चेंजेस की जरूरत है वहीं से आप अपनी कैरिंग अमाउंट के अंदर एडजस्ट करके दिखा दो। फॉर एग्जांपल आपको बताता, ठीक है ना, आप वहीं से करके दिखा दो। कोई आपका इन्वेंटरी का लॉस है, कोई आपका प्रोविजन है, उसके अंदर आपको रेट्रोस्पेक्टिव नहीं जाना, उसके अंदर आपको प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई करना है। मींस जहां पे है वहीं से चेंज करके आगे बढ़ो, वहीं से चेंज करके आगे बढ़ो, हमने बैक नहीं जाना। उसी डेट के अंदर अपनी कैरिंग अमाउंट के अंदर एडजस्टमेंट करके आगे बढ़ो। अब फ्रेंड्स कई बार क्या होती है, कंफ्यूजन हो जाती है। कि कंफ्यूजन किस चीज की, क्या सर वो चेंज अकाउंटिंग इसका चेंज है या अकाउंटिंग एस्टीमेट का चेंज है? सर ये कौन सा चेंज है, हमको समझ नहीं आ रहा सर, हम कंफ्यूज हैं, बहुत सी कंफ्यूजन है सर। वी कांट एस्टिमेट, वी कांट अंडरस्टैंड वेदर द चेंज इज अ चेंज इन एन अकाउंटिंग पॉलिसी और अ चेंज इन एन अकाउंटिंग एस्टिमेट। देन कुछ नहीं करना, इंडिया 8 बोलता है कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप क्या मानोगे, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट मानना होगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए लिखा हुआ है कि अ चेंज इन अप्लाइंग एन अकाउंटिंग पॉलिसी इज नॉट चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। क्या बोलता है कि अ चेंज इन द मेजरमेंट बेसिस। मेजरमेंट बेसिस का मतलब है कि आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड, आपका पीपीई को मेजर करने का मेथड, मतलब जो भी मेजरमेंट बेसिस है, दे आर चेंज इन एन अकाउंटिंग पॉलिसी नॉट एन अकाउंटिंग एस्टिमेट। लेकिन कुछ केसेस में अगर आपको लगता है कि यू आर फेसिंग डिफिकल्टी अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और अकाउंटिंग एस्टिमेट, देन उस चेंज को आप अकाउंटिंग एस्टिमेट मान लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और वो चीज आपको प्रोस्पेक्टिवली यूज करनी है, जो भी इंपैक्ट आए अपना प्रॉफिट एंड लॉस में, जहां भी आपका चेंज आए वहां पे आप डाल दोगे। बैड डेट हुए, क्या एंट्री पास करते हो भाई साहब, P&L में लॉस हो गया 20,000 का, टू डेटर, डेटर हमारे थोड़े हो गई तो आपको सीधा सीधा कर देना है, कोई इश्यूज वाली बात नहीं है। अब इसने एक सिंपल सवाल पूछा है, क्या सवाल फ्रेंड्स, इज चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड फॉर एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अ चेंज इन एन अकाउंटिंग पॉलिसी और अकाउंटिंग एस्टिमेट। डेप्रिसिएशन मेथड की बात चल रही है फ्रेंड, यहाँ पे डेप्रिसिएशन मेथड की बात चल रही है। वो बोलता है कि जो डेप्रिसिएशन उस पे है मेथड, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे, क्या वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, क्या वो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है? तो इंडियस 8 एंड इंडियस 16 क्या बोलते हैं, दे आर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। डेप्रिसिएशन मेथड चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है। इसको कौन सा पैरा सपोर्ट करता है, इसको ब्रदर और सिस्टर पैरा नंबर 61 सपोर्ट करता है ऑफ इंडिया 16 कि चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। और उस वो कैसे मेजर होगा, उसका हमको इंपैक्ट प्रोस्पेक्टिव लेना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, प्रोस्पेक्टिव लेना होगा। होपफुली ये भी आपकी क्लियर हो चुका होगा कि चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है आपका चेंज इन मेथड। चलिए अब बात करते हैं एरर्स की। दो बातें तो हो गई, एरर्स क्या हैं दोस्तों, एरर छोटी मोटी एरर है। अगर मैं एरर्स क्या है, कहता एरर कैन राइज इन रिस्पेक्ट ऑफ रिकग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर ऑफ एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एरर कुछ भी हो सकती है, मतलब एरर कैन बी फ्रॉड, एरर आपका फ्रॉड से भी हो सकता है, एरर कैन बी मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, एरर कैन बी ओमिशंस। और वो ओमिशन कहां से आपको देखने हैं, जो मैंने आपको मटेरियल की डेफिनेशन समझाई थी, और वो कहां पर इंपैक्ट होने चाहिए, फिर से वही बात फ्रेंड, फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कैश फ्लो। एरर कैन बी इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। अगर एक सामने वाला आदमी बोलता है कि सर मेरी इंटेंशन नहीं थी, मुझे माफ कर दो,
तो माफ नहीं किया जाएगा, माफ नहीं किया जाएगा, और उसको एरर ठीक करनी होगी, उसको एरर ठीक करनी होगी। सिंपल सी बात है, अगर एरर हो गई दे आर सेम ट्रीटमेंट लाइक अ चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अब एरर ठीक करनी है, एरर के केस में क्या अप्लाई करना है आपको? एरर के केस में दोस्तों आपको अप्लाई करना है रेट्रोस्पेक्टिव। क्या? रीस्टेटमेंट। फर्क है फ्रेंड, आपको यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट, रीस्टेटमेंट वर्ड यूज किया है। रीस्टेटमेंट का मतलब क्या है? रीस्टेटमेंट का मतलब यही है कि आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीस्टेट किया है, आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीस्टेट किया है। इसके अंदर भी आपको सेम टू सेम है, मतलब कि जब से एरर हुई है, जब से एरर हुई है वहां से आपको चेंजेस करना है, उसका इफेक्ट कहां पे जाएगा? अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी पे, अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी पे उसका इंपैक्ट जाएगा। और अगर उसका इंपैक्ट आपका कंपैरेटिव के बिगिनिंग पे भी पड़ रहा है तो आपको थर्ड बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी कंपलसरी है, और आपको बैलेंस शीट के अंदर ऊपर लिखना पड़ेगा रीस्टेटेड। अगर रीस्टेटेड आ गया मतलब वहां पे आपकी रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट अप्लाई हो चुकी है। आपको सेम टू सेम वर्ड वही है, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कहां पे यूज होता है? फॉर द चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। लेकिन रीस्टेटमेंट कहां पे यूज होता है? एरर्स के अंदर। मतलब आपने कोई भी गलती कर दी, आपको माफ नहीं है दोस्तों, गलती माफ नहीं है। इंडियन गैप की बात करता हूं मैं, इंडियन गैप मतलब ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसमें क्या होता था? एरर हो गई तो, एरर हो गई तो कुछ नहीं करना, उसका जो भी इंपैक्ट है उस साल के प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डाल के कर दो खत्म। लेकिन इंडिया में ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको रीस्टेट करनी पड़ेगी पिछले 2 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट या 3 साल के। अगर एरर हो जाती है आपसे, अगर वो उसको इंपैक्ट हो रही है, सपोज करो एरर बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर को इंपैक्ट नहीं हो रही, सिर्फ कंपैरेटिव ईयर को बीच में इंपैक्ट हो रही है, तो आपको थर्ड बैलेंस शीट देने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपकी एरर यहां पे इंपैक्ट होना कंपलसरी है। तो आप सिर्फ इसको रीस्टेट करके जो भी चेंजेस हैं आपके, वो आपके इक्विटी के अंदर जो भी कंपोनेंट आते हैं, रिटेन्ड अर्निंग जो भी हैं उसके अंदर चेंज हो जाएंगे और बैलेंस शीट हो जाएगी आपकी प्रेजेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे आपको एरर्स का ट्रीटमेंट हो जाएगा। एरर माइट बी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, वी हैव टू रीस्टेट। वर्ड कौन सा यूज हो रहा है यहाँ पे? रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट इन द केस ऑफ एरर एंड रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इन द केस ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग policy and prospective application changes in the accounting estimate। तो आपकी हो जाएगी। एंड दे आर आल्सो सब्जेक्ट टू इम्प्रैक्टिकल, दे आर आल्सो सब्जेक्ट टू इम्प्रैक्टिकल। रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट में क्या बोलता है कि जहां से आपको गलती लगी पता, मतलब एक्चुअल गलती वहीं से स्टार्ट हो रही है, तो आपको वहीं से चेंजेस करना स्टार्ट करने हैं, इंपैक्ट आपका अदर इक्विटी में आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन है बेटा दोस्तों, एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये मई 20 आरटीपी के अंदर आया था, मैं नवंबर 20 आरटीपी का वेट कर रहा हूं, बट समहाउ मुझे नवंबर 20 का आरटीपी नहीं मिल रहा। ये मई 20 का आरटीपी है। क्या बोलता है कि while preparing the financial statement for the year ended 31st March 2003, Alpha Limited has observed 2 issues in the previous year India's financial statement, that is 31st March 2002। मतलब कि 31 मार्च 3 के बना रहा है, उसको फॉल्ट यहां मिला है 31 मार्च 2 में, यहां फॉल्ट मिला है। ठीक है, चलो इशू 1, कंपनी ने कुछ मटेरियल लाइबिलिटी एज नॉन करंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पीरियड 31 मार्च 2। इसने किया क्या? 31 मार्च 2 के अंदर कुछ मटेरियल लाइबिलिटी को नॉन करंट में शो कर दिया, कोई बात नहीं। वाइल preparing annual financial statement for the year ended 31st March 2003, जब वो 31 मार्च 3 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर हो रहा था उसका, मैनेजमेंट डिस्कवर्स दैट दीज लायबिलिटी शुड हैव बीन क्लासिफाइड एज करंट। मतलब जो उसने 31 मार्च 2 को मटेरियल लायबिलिटी क्या प्रेजेंट की थी? नॉन करंट, उनको 2003 में कंफर्म हो रहा है कि वो लायबिलिटी करंट है।
और कंपनी चाहती है कि उसको वो रीस्टेट करे। अब क्यों रीस्टेट हुआ है? बिकॉज दिस इज एन एरर, वी कैन नॉट यूज रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, वी हैव टू यूज रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट द कंपैरेटिव अमाउंट फॉर द प्रायर पीरियड। अब इसका आंसर क्या रहेगा फ्रेंड? आपको रिकमेंडेशन करनी है 31 मार्च 2002 तो कंफर्म रीस्टेट होगा, 31 मार्च 2002 तो कंफर्म रीस्टेट होगा। आपको आंसर में ये लिखना है कि इंडियस 8 says that if any error is found in the recognition, measurement, presentation and disclosure, we need to, and if they are material, we need to restate the comparative amount। तो 31 मार्च 2002 की तो हमको रीस्टेट करना कंपलसरी हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि क्या थर्ड बैलेंस शीट होगी प्रिपेयर? मींस क्या 31 मार्च 2002 इसका स्टार्टिंग कौन सा पीरियड है? इसका स्टार्टिंग है पीरियड 1 अप्रैल 2001। क्या कंपैरेटिव जो है वो हो गया प्रिपेयर? अगर दोस्तों वही सेम आइटम यहां भी आ रही होगी तो 31 मार्च तो 1 अप्रैल 2001 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट वी नीड टू प्रिपेयर। लेकिन अगर किसी केस में वो सिर्फ यहीं तक स्टेगिट है, यहां पे उसका इंपैक्ट बिल्कुल नहीं आ रहा, तो वो नहीं होगी प्रिपेयर। ठीक है फ्रेंड्स। सेकेंड इशू टू में क्या बोलता है? द कंपनी हैज चार्ज ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस एज फाइनेंस कॉस्ट। आप इसको खुद पढ़िए, मैं आपको 20 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं, खुद पढ़िए, उसका फैसला खुद करिए। देखिए क्या बोलता है कि कुछ एक, देखो इसमें मैं सिंपल बताता हूं क्या बोलता है। कुछ फाइनेंस कॉस्ट डिफरेंट आपकी, इसमें देखो मैं बताता हूं, कंप्लीट हो गया स्टैंड आपका चैप्टर कि फाइनेंस कॉस्ट थी आपकी फ्रेंड। अब मैं यहां बात कर रहा हूं, दिस इज P&L 31 मार्च 2003, 31 मार्च 2002 आपकी फाइनेंस कॉस्ट थी, ठीक है, और अदर एक्सपेंसेस आपके यहां पे सर्टन, मान लो कि 500 रुपए आ रहे थे, ठीक है, उसके अंदर 100 रुपए इंक्लूड थे। किसके? कोई भी छोटी मोटी होगी अमाउंट। मैनेजमेंट को यहां पर आके ये पता लगता है कि वो 100 रुपए अदर एक्सपेंस के नहीं थे, वो फाइनेंस कॉस्ट के थे, मींस आपकी एरर हो गई। अब एरर क्या है आपकी? एरर अगर मटेरियल है तो आपको रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट करनी होगी। मतलब जब आप इसको रीस्टेट करोगे ना, जब आप इसको रीस्टेट होगा आपका, तो आपके P&L के अंदर 3-2 फाइनेंस कॉस्ट 100 रुपए की आएंगी, अदर एक्सपेंस 400 रुपए की आएंगे, टोटल 500 हुआ, और यहाँ पे जितनी अमाउंट आ रही है वो ही आएगी। क्या ओपनिंग बैलेंस शीट होगी? बिल्कुल नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी, क्योंकि वो इम्पैक्ट हमारा सिर्फ ईयर एंडेड 2 में था, यहाँ पे ओपनिंग में कोई इम्पैक्ट नहीं था। दोस्तों शॉर्टकट सी बात है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ आइटम है तो आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। होपफुली फ्रेंड्स आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, एंड हमने 3 थिंग्स पढ़ी। ये क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए। हमने 3 थिंग्स पढ़ी है, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड एरर्स। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अच्छे से करना पढ़ाई। कोई भी आपको क्वेरी लगती है तो मेरा फोन नंबर है, आपको 8708187196 पे फोन करना, बिंदास फोन करना, आपके सामने अवेलेबल हूं। और इस वीडियो को लाइक करना, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड मेरा CA फाइनल का स्पेसिफिकली FR का टेलीग्राम का ग्रुप है, वहां पे ज्वाइन होके जो भी क्वेरीज है मेरे से पूछ लेना दोस्तों। तो दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, आपका दोस्त, नमस्कार दोस्तों।